चैप्टर 1 देख रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। पहला जो डिस्कशन हम कर चुके हैं क्लास 10th में और पहले भी, तो कुछ आइडिया हमें लग गया है। ऑप्टिक्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मोशन क्या है, फोर्स क्या है, इसके फॉर्मूले देखे हमने, प्रॉब्लम सॉल्व की, ग्रेविटेशन, हीट, एनर्जी, वेव, साउंड, यूनिवर्स, इन सब के बारे में हमने जाना। अब ये सारे जो आपके कंटेंट थे, ये मोस्टली आपके फिजिक्स के थे, यानी कि ये फिजिक्स से रिलेट होते हैं। अब जैसे ही हम एक सवाल उठाते हैं कि भाई फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या है, तो उसमें साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री की बात होती है, बायोलॉजी की बात होती है। आगे आप इस तरीके से सब्जेक्ट भी डिसाइड करते हैं। तो फिजिक्स है क्या? नेचुरल साइंसेस की अगर हम कैटेगरी इस तरीके से माने, एक नेचुरल साइंस की कैटेगरी है, तो फिजिक्स उसका एक पार्ट समझ सकते हैं, बेसिक डिसिप्लिन है या कैटेगरी कह सकते हैं इसको। फिजिक्स का मतलब यह है कि जो आपके आसपास नेचर है उसको समझना, प्रकृति को समझना, प्रकृति में जो चीजें हो रही हैं उसको समझना। तो भौतिक विज्ञान एक शब्द है जो हिंदी और गुजराती में यूज किया जाता है, जो खास तौर पे आपके फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, जो साइंस जो फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ेगी। और संस्कृत की बात करें तो भौतिकी, भौतिक, भौतिक शास्त्र, इस तरीके से इसको बोला जाता है। तो साइंस जिसमें एक विज्ञान जिसमें हम जो बेसिक लॉज हैं नेचर के और उनका क्या मैनिफेस्टेशन है, उनका क्या उपयोग है, वो कैसे आए और क्या क्या उसके उससे चीजें निकलेंगी, वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। हम लोग हमेशा क्यूरियस होते हैं कि भाई ये चीज क्यों हो रही है। हर चीज जो हम, खास तौर पे जो बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं, तो माँ बाप से सवाल पूछते हैं, पापा ये कैसे हुआ, मम्मा ये कैसे हुआ। तो ये जो क्यूरियोसिटी है, ये आगे भी हम जारी रहती है जब तक हम उसको जान ना ले पूरी तरीके से, राइट। तो कुछ ऐसे पैटर्न्स हमको मिलते हैं, कुछ रिलेशन मिलती है नेचुरल फिनोमेना के साथ, और ये स्टडी रुकती नहीं है, ये बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। इसलिए फिजिक्स हमेशा ग्रो करता रहता है। ये जितनी भी फैक्ट्स निकल के आएंगे और थ्योरीज निकल के आएंगे आगे, आप जो देखेंगे वो सारे फिजिक्स ने डिराइव किए हैं या फिजिक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इंग्लिश वर्ड फिजिक्स ये आया कहां से है? अब जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स का मतलब यह है कि नेचर में जो घटित हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो ये फिजिक्स का अर्थ ही नेचर होता है। ग्रीक में अगर फिजिक्स का मतलब निकाला जाए तो नेचर होता है, प्रकृति। फिजिक्स, स्कोप और एक्साइटमेंट। अब जैसे ही आपके टीचर क्लास में आते हैं, वो आपसे कुछ बोलते हैं, आप उन्हें सुनते हैं, राइट। हर बार ये चीज आप सुनते हैं और एक साउंड, उनकी ध्वनि आती है और आप उस चीज को समझते भी हैं। फिर अब आपने कभी सोचा कि ये साउंड आ कैसे रही है? किस तरीके से आपके कान जो साउंड है वो उनके मुंह से जो निकल रही है, करीबन आपसे 4-5 मीटर की दूरी पे होंगे वो, और फिर वो आप सुनते भी हैं। और भी इसकी चीजें हैं, जैसे जो सीजन्स बदल रहे हैं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी कुछ और है, इक्लिप्स हो रहा है, टाइड्स आ रही हैं, लो टाइड, हाई टाइड। ये बाकायदा टाइड जो है डे और नाइट में रिपीट हो रही है। आप देखते हैं कि जो चंद्रमा है चमक रहा है, चांद तारे आपको दिख रहे हैं। क्या है ये? कुछ चीजें और दिख रही हैं जो बाकायदा एक इस तरीके से कि एक कपनुमा शेप बना रही हैं। आपको दिखता है दूर से, ध्रुव तारा दिखता है। अब फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा उपयोग है, बहुत अच्छा उपयोग है। जो मैथमेटिकल की थ्योरी, मैथमेटिक्स की थ्योरी, फॉर्मूला या मैथमेटिकल मॉडल हम देखेंगे, वो सारी की सारी चीज यूज होगी फिजिक्स को प्रूव करने में। एक फेमस एक कोट है कि फिजिक्स जो है वो साइंस का क्विकिंग है, राजा है। तो उसकी रानी कौन है? मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जितने भी हम देखेंगे किसी फिजिकल इवेंट में, ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो देते ही है। देखिए, जब तक मैथमेटिक्स नहीं आएगी हर चीज हवा में रहेगी। मतलब आपने कुछ कह दिया, चलो भाई, आप कैसे आप मानेंगे इसको? कोई चीज को के कथन को आप प्रूव कैसे करेंगे? उसके लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए।
अगर आप कहेंगे 2+2 तभी आप 4 बोलेंगे, अगर 2+1 अगर आप 4 बोलने लगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप ये बोलेंगे तो लोग मानेंगे नहीं, लेकिन ये बोलेंगे तो लोग मानेंगे, तो मैथमेटिक्स लगेगी ना इसमें। और जो भी हम कोई भी इवेंट है उसका प्रिडिक्शन कैसे होगा, चाहे हम प्रोबेबिलिस्टिक वे में लें, ह्यूरिस्टिक वे में लें या डिटर्मिनिस्टिक वे में लें, उसका आगे इवेंट का क्या प्रिडिक्शन हो सकता है, ये भी हम मैथमेटिक्स के तौर पे ही दिखाएंगे। देखिए, जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज हैं, जब से हमारा एग्जिस्टेंस है, वो फिजिक्स के कारण आई है, फिजिक्स की स्टडी के कारण आई है। तो फिजिक्स में हम केवल फिजिकल इवेंट नहीं देखते हैं, जैसे क्या दिन में हो रहा है, सुबह क्यों हो रही है, शाम क्यों हो रही है, एप्पल क्यों नीचे गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है, लेकिन और भी इसके, ये तो बेसिक चीजें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक मैकेनिज्म को पढ़ें, जो भी ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं उसका एक मैकेनिज्म हो, ताकि उसको हम अच्छे से प्रूव कर सकें, बता सकें। देखिए, सबसे पहले जो क्वांटिटीज हैं जो भी इन्वॉल्व हो रही हैं किसी भी इवेंट में, ये हम बहुत साफ तौर पे, क्लियर तौर पे, मीनिंगफुल तरीके से बताना चाहते हैं। एम्बिग्विटी ना हो, एम्बिग्विटी ना हो, यानी कि तू रुक मत जा, तू रुक मत जा। अगर मैं तू रुक मत जा में तू रुक में कॉमा लगा दूं तो इसका मतलब है तू रुक मत जा, और अगर मैं तू रुक मत के बाद कॉमा लगा दूं तो होगा तू रुक मत जा। केवल एक कॉमा की गलती या गलती से अर्थ का अनर्थ हो सकता है, तो ये एम्बिग्विटी हम इसकी दूर करेंगे, या कोई भी चीज ऐसी फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में हम लाएंगे जो अनएम्बिगुअस हो, जिसके दो अर्थ ना निकलते हो। इसके अलावा हम चाहेंगे कि कुछ लॉज और प्रिंसिपल हो, और ये लॉ प्रिंसिपल गवर्न करेंगे वो चीज कैसे होगी। इसके अलावा हमारे पास डिराइव्ड लॉज हैं या प्रिंसिपल्स हैं जो हम टेस्ट कर सकें। कोई भी चीज अगर आप कह दें, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, वो मान्य नहीं है जब तक इसमें कोई लॉ या प्रिंसिपल ना लगे। लॉ प्रिंसिपल तभी बनते हैं जब मैथमेटिकली प्रूवन हो। अगर यूनिवर्स की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो फिजिक्स में दो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम यूनिवर्स के पढ़ते हैं। एक तो मैटर है, वस्तु, और एक रेडिएशन है, ऊर्जा, लाइट। अलग अलग तरीके की रेडिएशंस होती है। अब हम चाहते हैं कि ये जो पार्टिकल है मैटर रेडिएशन के, वो कहां से आए हैं उसका ओरिजिन पता करने की कोशिश करेंगे, और क्या इनके बीच में इंटरेक्शन है, क्या आपस में इनके बीच में रिलेशन है, और कौन से लॉज हैं या प्रिंसिपल है जो इनको गवर्न करते हैं या इनसे निकलते हैं। अगर मैटर की बात करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, तो सबसे पहली चीज क्या आती है? एक एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के हम अंदर जानते हैं कि यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, P+N कर देता हूं। इसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं, नील बोर साहब ने बताया इसको। तो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और मेसॉन्स इसके अंदर है। जो एनर्जी है न्यूक्लियस की, जैसे मान लीजिए रेडियस है उसका ऑर्डर 10⁻⁻14 मीटर है। देखिए, ये 10⁻⁻14 बहुत बहुत कम होता है। तो एनर्जी कहां से आती है? इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा, और क्योंकि आपस में न्यूक्लियर ट्रांजिशंस हो रहे हैं तो इससे रेडिएशन भी एमिट होती है, रेडिएशन इस तरीके से निकलती है बाहर की तरफ। ये सारे न्यूक्लियर फिजिक्स के सब्जेक्ट मैटर है। जो न्यूक्लियर फिजिक्स में जाते हैं या पढ़ते हैं वो सब इसके बारे में जानते हैं या इसके बारे में और रिसर्च करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो इसके आसपास घूम रहा है न्यूक्लियस में, उसका कुछ ऑर्बिट है, मान लीजिए उसकी रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर, यहां से यहां तक इसकी ऑर्बिट मान लीजिए इतनी है। अब कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 2A2A2, ये आपने पहले देखा होगा। और इलेक्ट्रॉन्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, एटम की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे फिजिक्स के अंदर आते हैं। अब एटम्स का जो इंटरेक्शन है आपस में, जो गठजोड़ है, जो इंटरेक्शन है, ये बनाता है मॉलिक्यूल्स को। एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल के अंदर एटम स्टेशनरी नहीं है, ऐसे रखे नहीं हुए, ये मूव कर रहे हैं, ये रोटेशन भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, ये एटम मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेट भी कर रहे हैं। अब जो एटम और मॉलिक्यूल से जो रेडिएशन निकल के आ रही है, हम और अंदर जाके जान सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब इससे क्या है, फिजिक्स से ही हमको बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री की समझ में आ जाती है। केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री क्या है,
और उस रिएक्शंस में एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, बहुत सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं, जब ये और मिल जाते हैं, शुरुआत की हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, फिर हम एटम पे आ गए, एटम को हमने कंबाइन कर दिया, मॉलिक्यूल बन गए, मॉलिक्यूल और जुड़ गए, तो आपके क्या बन गए, अलग अलग फेज बन गए मैटर के। अब मैटर बन चुका है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। गैस, आप जब अपना कुकिंग ऑन करते हैं तो उससे एलपीजी निकलती है, सीएनजी गैस भरी जाती है गाड़ियों में। लिक्विड आप देखिए, पानी पीते हैं, लिक्विड है। सॉलिड, सॉलिड बहुत, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें सॉलिड है आपकी। तो जो फिजिकल कंडीशन, उस हिसाब से गैस, लिक्विड और सॉलिड डिसाइड होता है कि, और जो टेम्परेचर और बाकी कंडीशन है, ये एक और चीज लेके आती है, एक चौथा स्टेट है मैटर का, गैस, लिक्विड और सॉलिड के अलावा, वो है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, अगर एक किसी मैटर का आप कहें प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट क्या होगा, जब मैटर इस एक प्लाज्मा सिचुएशन तब आती है, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है, किसी पे लगाया आपने, तो एक आगे की हम ये सोच रखते हैं कि भाई इससे बड़ी जबरदस्त एनर्जी निकल सकती है, हमारे उपयोग में आ सकती है। मैकेनिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैटर की हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। अब आप समझ सकते होंगे कि फिजिक्स, मैकेनिक्स हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हो, ऑप्टिक्स हो, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, ये अलग अलग डिसिप्लिन है जो फिजिक्स से निकले हैं अलग अलग मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए। जैसे मैंने आपको न्यूक्लियर फिजिक्स का एग्जांपल दिया था। अब मैकेनिक्स की बात करें तो ये आता है न्यूटन लॉज पे, न्यूटन लॉ की जो मोशन के जो लॉ है न्यूटन के, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वहां से मैकेनिक्स उन पे बेस्ड है। यानी कैसे जो पार्टिकल है मूव कर रहा है, क्या ये रिजिड है, क्या ये पक्का है, क्या इसको डिफॉर्म कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं, फोर्स क्या लगेगा, वर्क क्या इन्वॉल्व होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना जो है, किसी भी बॉडी, कोई भी आप वस्तु ले लें, वो चार्ज है या मैग्नेटिक, इसमें प्रॉपर्टीज है, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आती है। अब हम कभी भी कूलम साहब, ऑस्टेड साहब, एम्पियर, फैराडे और मैक्सवेल साहब को भूल नहीं सकते। और हम इसलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि हर बार जब भी हमारी अलग अलग यूनिट्स आएंगी तो इन साहब लोगों का नाम आएगा जिन्होंने बहुत 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 बड़ा योगदान दिया है फिजिक्स में। जैसे ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, आप टेलीस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोप की बात करें, या कोई थिन फिल्म है, वो कलर कुछ एग्जिबिट कर रहे हैं, रेनबो में आपको 7 कलर दिखते हैं, मिराज है, आप कहीं जाते हैं और आपको सामने पानी दिखता है जबकि पानी नहीं होता है, और मिरर्स और लेंसेज का इमेज बनाते हैं, ये सारे ऑप्टिक्स में आएंगे। ये सब ऑप्टिक की विधा है फिजिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मो मतलब होता है गर्मी, गर्मी वाली ऊर्जा, और डायनेमिक्स इसका मूवमेंट। तो इसमें इंटरनल एनर्जी क्या है किसी बॉडी की, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी मतलब कितना मूवमेंट हो रहा है इसमें, कितना डिस्टर्बेंस है, चाहे आप बाहर से उस पर काम करें या अंदर ही कुछ उस मैटर में काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स में आती है। क्या हीट इंजन की एफिशिएंसी है, आपके रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा ठंडा कर रहा है, क्या, ये सारा आपको फिजिकल और केमिकल प्रोसेस बताएगा जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, और थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे इसको। फिजिक्स में एक स्पेस की हम बात करते हैं, एक ऐसा स्पेस है जिसमें इनफाइनाइट डिमेंशंस है। जो ऑपरेटर्स हैं, खासतौर पे क्वांटम मैकेनिक्स की हम बात करें इस स्पेस में, और अब ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात आएगी तो यहां पर एक स्पेस भी बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा स्पेस है, और साथ में जो इन वेक्टर्स पे काम हो रहा है, या वेक्टर्स आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत एक्साइटिंग चीज है, और जो आगे आप पढ़ेंगे वो इन सब से रिलेटेड होगा। लेकिन ये फिजिक्स बहुत अथाह है। अब सन के बारे में, अब आप सूरज के बारे में पढ़ें या प्लानिटरी सिस्टम के बारे में बात करें, वो भी फिजिक्स में आता है। गैलेक्सीज जो हम हमेशा हमारे एक तरीके से एक्साइटमेंट में रहती है, हम चाहते हैं कि उसके बारे में जानें, जो दूर 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 बहुत दूर है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और बहुत सारे बहुत बड़े डिस्टेंस, यहाँ से 100 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में हम लोग थक जाते हैं, लेकिन लाइट और बाकी चीजें इतनी दूर है, बिलियन लाइट ईयर, बिलियन लाइट ईयर। लाइट को एक साल में कितना ट्रेवल करने में टाइम लगता है, वो आप इमेजिन करिए कितना बड़ा डिस्टेंस है ये। और ऐसे ऐसे मैटर जिनका
वेट किलोग्राम में नहीं है, 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg नहीं है, बिलियन ऑफ किलोग्राम में है। इसके अलावा इंटरगैलेक्टिक स्पेस, किस तरीके से आपके स्टार्स जन्म लेते हैं, इवॉल्व करते हैं, फिर उनकी डेथ होती है, वो खत्म होते हैं, ये सब आता है एस्ट्रोफिजिक्स में। ये भी एक ब्रांच है फिजिक्स की। तो ये वैक्यूम से लेकर जहां कुछ भी नहीं है वहां से लेकर इंफिनिटी तक फिजिक्स का की दखल है। फिजिक्स का आप कह सकते हैं कि प्रमाण है और उसकी दूरी है। वैक्यूम भी एक डेफिनेट स्टेट माना जाता है फिजिक्स में। तो स्कोप जो है फिजिक्स का एक लेंथ स्केल में, वो 10⁻⁻14 मीटर, यानी कि आप रेडियस मान लीजिए न्यूक्लियस का, बहुत कम नंबर है ये। इससे आगे बढ़ जाइए तो 10⁻26 मीटर, ये बहुत 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 बड़ा डिस्टेंस है, जो गैलेक्सीज की दूरी है, लेंथ है उनका। तो बहुत जबरदस्त स्केल पे आप हम लोग काम करते हैं फिजिक्स में। 10⁻40, ये 10⁻40 आपको 10⁻40 लिख रहा है, लेकिन अगर इसके 0 आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से लिखना शुरू करेंगे तो यहां पर भी खत्म नहीं होगा। ये रेंज जो टाइम स्केल का हम फिजिक्स में लेते हैं, जैसे 10⁻22 से लेकर 10⁻18 सेकेंड तक। अब स्पीड ऑफ लाइट देखिए आप कितनी है। जो रेंज है मास का, वेट, मास, उसका भार, वो वेरी करता है 10⁻30, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन का मास नापते हैं या हम यूनिवर्स का पूरे का मास नापे तो 10⁻55 kg, इतने लेवल तक जाते हैं। मैं एक टेबल से आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या रेंज है फिजिकल क्वांटिटी की, जहां तक लेंथ, टाइम और मास का सवाल है। आप देखें कि जो ऑर्डर है, जो लेंथ स्केल है अलग अलग ऑब्जेक्ट का, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए है। साइज देखिएगा आप, या डिस्टेंस देखिए ऑब्जेक्ट का। रेडियस प्रोटॉन का क्या है, 10⁻−15। ऐसी रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। साइज हाइड्रोजन एटम का, थिकनेस पेपर का, हाइट आपकी या मेरी, हाइट माउंट एवरेस्ट की, रेडियस क्या है अर्थ का, डिस्टेंस क्या है सन का अर्थ से, साइज क्या है अपने गैलेक्सी की, और डिस्टेंस क्या है बाउंड्री जो हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की है। तो 10⁻−15 से लेकर हम 10⁻24 तक आ गए। तो यहां तक हमारा ऑर्डर है जहां तक हम डील करते हैं, बात करते हैं। और भी इससे आगे हो सकता है, यहाँ ये कोई लिमिट नहीं है। इससे नीचे जा सकते हैं, इससे ऊपर जा सकते हैं। और क्योंकि आप लोग बडिंग साइंटिस्ट हैं, आगे बढ़ के आप में से कई लोग साइंटिस्ट बनेंगे, कई लोग इस पे काम करेंगे, तो आप इसमें और भी चीजें इवॉल्व करेंगे आप लोग। अब ये जो चीज है, ये जो टेबल है, ये आपको बता रहा है कि टाइम इंटरवल अलग अलग इवेंट का। तो देखिए, जो सबसे अनस्टेबल पार्टिकल है वो कितने समय जीता है, 10⁻24। अगर इसको आप कंप्यूट करने की कोशिश करें तो ये इतना कम है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे लाइट, कितना समय लाइट को लगता है ताकि वो न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्रॉस करे, या आप एटॉमिक वाइब्रेशन का पीरियड नापना चाहें या साउंड वेव का पीरियड नापना चाहें, आपकी आंख जब झपकते हैं, पलक जब झपकते हैं, कितना समय लगता है। ह्यूमन हार्ट बीट, जब हमारा दिल धक धक करता है तो कितना समय उसके बीच में जाता है। कितना समय लगता है अर्थ को रोटेट करने में, कितना समय लगता है अर्थ को रिवॉल्व करने में। रोटेशन अपनी धुरी पे होता है, रिवॉल्व जो होता है वो सन के अराउंड होता है। कितनी हमारी एवरेज लाइफ स्पैन है, और क्या है एज है यूनिवर्स की। तो 10⁻24 से लेकर 10⁻17 तक हम इसको डील करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि आप में से कई लोग इस वैज्ञानिक बनेंगे, तो इसके नीचे भी लाइएगा, इससे ऊपर भी लाइएगा, कुछ नई खोज कीजिए ताकि इस किताब में या इन बक्सों में कुछ और भरा जा सके। यहाँ पर ये मास का है, कितना मास, अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 10⁻30। ये बहुत 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 कम है, इतना कम है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रोटॉन है, डस्ट पार्टिकल है, मॉस्किटो, मच्छर, फिर आप अंगूर की बात करें, ह्यूमन बींग आप मेरी बात करें, अर्थ की, पृथ्वी की बात करें, सूरज, मिल्की वे गैलेक्सी या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, 10⁻10⁵, इतना इसका मास है। तो जो स्कोप है फिजिक्स का, वो दो बेसिक या बड़ी इंटरेस्टिंग डोमेन्स में हम देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक, जो हमारी आंखों से अगर हम अपनी बात करें तो हम उसको बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख पाएंगे, या इतने कम लेवल पे हो रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैक्रोस्कोपिक मतलब इतना बड़ा है जिसको भी हम नहीं देख सकते और उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते, केवल हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे सिस्टम हैं जो शांत है या रुके हुए हैं, ऐसे भी सिस्टम है जो कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं। तो जो फिजिक्स है वो पूरी तरीके से टाइम, मैटर और एनर्जी के राउंड 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 घूमेगी, और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नॉर्मल इवेंट, जैसे एक सामान है जो नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल है,
या बलून देख लीजिए, फ्री फ्लाइट हो रही है उसकी, राइट। कोई पिन आप पानी में डालिए, किस तरीके से वो नीचे जाता है उससे, और कोई अगर शिप है वो पानी के अंदर जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपका LHC है, लार्ज हाइड्रोजन कॉरिडोर, या ITR की बात करें, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, और मून मिशन। ये बड़े अट्रैक्ट करते हैं हमको और बड़े अच्छे लगते हैं, एक्साइटमेंट होता है इनको सुन के, ताकि हम भी इसका पार्ट बने। ऐसे हमारे इंडियन फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम लिए बगैर हम इस चर्चा को पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे CV रमन साहब है, JC बोस साहब है, MN साहा साहब है, होमी भाभा साहब है, SN बोस है, विक्रम साराभाई साहब है, S चंद्रशेखर जी हैं, और इनकी लिस्ट एक्सेट्रा में नहीं खत्म करना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आज हमको वो चीज़ बताई, वो चीज़ सिखाई, जिससे हम लोग और डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग आगे और बढ़ रहे हैं। तो कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट में आपको बता देता हूं जो इस पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट है जो खास तौर पे फिजिक्स के फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे आप में से कई लोग फिजिक्स में इंटरेस्ट होंगे, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं फिजिक्स में, या उनका बड़ा इंटरेस्ट है, तो वो इन इंस्टीट्यूट को अपने दिमाग के पीछे बैक में रखें, ताकि आगे अगर आप फिजिक्स में काम करें तो आपको इस जगह जाने में कोई ज़रूर कोई प्रेरणा मिले और आप इसमें जाएं। जैसे बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, गेट अगर आप देते हैं जो इंजीनियरिंग के बाद होता है, तो उसमें आप डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं गेट के अच्छे स्कोर पे। ऐसी आपका फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है अहमदाबाद में। आपका IPR गांधीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है भुवनेश्वर में। दिल्ली में NPL है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। पुणे में IUCAA इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है। ऐसी बैंगलोर में ISC है, ISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बहुत बहुत फेमस और बहुत मान्यता प्राप्त ये जगह है। ऐसी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर में। ऐसी TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यहाँ पर भी फिजिक्स में रिसर्च होती है, बहुत उच्च दर्जे की इसमें रिसर्च होती है। और इंदौर में की बात करें तो वहाँ पर CAT है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। दिल्ली है न्यूक्लियर साइंस सेंटर। कलपक्कम में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। अपने एरिया के, अपने घर के, अपने क्षेत्र के आसपास देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इसमें। ये वो ऐसी जगह है जो हमारे देश को फिजिक्स में बहुत आगे बढ़ा रही हैं और कंसिक्वेंटली पूरे विश्व को आगे बढ़ा रही हैं। ये कुछ नाम मैंने आपको बताए, चाहे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च हो, साहा इंस्टीट्यूट हो, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी हो, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर है, वेरिएबल आपका एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ये बहुत ज़बरदस्त है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म भी है। देखिए, आप हर एक फील्ड पे फिजिक्स की हमारे पास इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। यानी कि अगर आप में ज़रा सी भी इच्छा है या ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और इसरो के बारे में बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, SAC है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, IITs है बहुत सारी जगह पे, NITs हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे हम फिजिक्स पे काम करते हैं। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी। अब किसी भी कॉर्नर में अगर आप वर्ल्ड के पहुंचना है, हवाई जहाज की टिकट बुक करिए और पहुंच जाइए। बहुत कम समय लगता है और मैं कहूँगा कि कुछ घंटे ही लगते हैं। आप एक जगह बैठ के, घर पे बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ आप इंडिया में बैठे हुए हैं, US में कोई ओलंपिक चल रहा है या कुछ क्रिकेट मैच हो रहा है दुबई में, तो आप यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट। आप सोलर सिस्टम के फोटोग्राफ देख सकते हैं, ले सकते हैं गैलेक्सीज की। ये सब पॉसिबल है फिजिक्स के कारण। तो जो प्रोग्रेस हुआ है, जो चीज़ें आगे बढ़ी हैं, ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पर हम सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट मानते हैं वो व्हील को मानते हैं, और इस व्हील से आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं, बुलक कार्ट से बाइसाइकिल, बाइसाइकिल से मोटरसाइकिल, कार, शिप, एरोप्लेन, कहाँ तक बढ़ चुके हैं। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो टेलीग्राम से टेलीफोन, टेलीफोन से मोबाइल, मोबाइल से सैटेलाइट फोन, ये कम्युनिकेशन में आ गए। ऐसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, ये सब एंटरटेनमेंट की लिए यूज़ होते हैं। हीटर, केरोसिन स्टोव, गैस स्टोव, माइक्रोवेव ओवन, ये आज हमारे जिंदगी के, हमारे दिनचर्या के एक पार्ट हो गए, नेसेसिटी हो गए, ये सारे किचन में यूज होते हैं। और ये सारे के सारे किसी न किसी लॉ या थ्योरी पे काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ को आसान बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब लोगों और इन सब बड़े बड़े जो फिजिक्स में जिन्होंने काम किया है, उनका प्रैक्टिकल यूज़ है। जिन्होंने थ्योरी दी, जिन्होंने लॉज दिया, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये। तो ये फिजिक्स ही है
जिसने हम सबको बताया कि रेडिएशन क्या होती है, किस तरीके से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं, चलते हैं। और ये जो फिजिक्स है ये भी इन्होंने ही हमको इंस्ट्रूमेंट दिए हैं ताकि हम अल्ट्रासोनिक या ऑप्टिकल फाइबर यूज कर सकें। ऑप्टिकल फाइबर की आप कम्युनिकेशन स्पीड जानते हैं, इतनी फास्ट है कि जिसको कोई मैच नहीं कर पाता है। और इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजीज, हमारा शरीर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सरे कैसे होता है, सोनोग्राफी कैसे होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी कहाँ से होता है, ईएसआर इलेक्ट्रॉनिक, आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, या आप एनएमआर की बात करें, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, या एंडोस्कोपी की बात कर लें, आपके पेट में, आपके एसोफेगस में डाल के देखा जाता है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कहाँ से आई है ये सब फिजिक्स की देन है। माइक्रोस्कोप की बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, या एएफएम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की बात करें, तो ये भी जो मटेरियल टेक्नोलॉजी है या नैनो टेक्नोलॉजी है, या और अंदर जाएं तो बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में या उनके आज भी रिसर्च में हमारे इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग है। इसके अलावा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, रॉकेट है, मिसाइल है, स्पेस शटल है, मैनमेड सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग है, ये भी हमारे ऐसे शब्द हैं जो आप बहुत सुनेंगे, न्यूज़पेपर में सुनेंगे। और ये सारे जो चीज़ें हैं कहाँ से आ रही हैं, या फिर हम लेजर्स की बात करें, रडार, माइक्रोवेव, इन सब को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये सब फिजिक्स की देन है। फिजिक्स ने हमको बताया है कि कैसे, किस तरीके से हम बहुत लो टेम्परेचर कर सकते हैं क्रायोजेनिक्स का यूज करके। फिजिक्स आप माता जी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ये बड़ी बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि फिजिक्स हर जगह, फिजिक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। बट मैं एक जरूर कहूंगा, क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनका नाम हम लोग इस किताब में देखें या इस डिस्कशन में देखें, क्योंकि फिजिक्स अभी तक पूरी तरह अंडरस्टूड नहीं है। हम लोग बहुत सारी चीजें जान चुके हैं, लेकिन कोई ये एक ऐसी विधा है, एक ऐसी डिसिप्लिन है जिसमें आज भी हम लोग चाहते हैं कि जो चीजें अनरिजॉल्व रह गई है, जो चीज डिस्क्राइब नहीं हो पा रही है, वहां पर हम आप लोगों का दखल चाहते हैं कि आप लोग इसमें आगे बढ़े। जैसे डज यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट? क्या यूनिवर्स में केवल सिंगल एलिमेंट है? क्या मैटर और एनर्जी ये एक ही चीज के अलग अलग पहलू हैं? क्या यूनिफिकेशन अलग अलग फोर्सेस का पॉसिबल है? क्या फ्यूचर है यूनिवर्स का? आगे क्या होने वाला है हमें कुछ पता नहीं है, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को लेकर हम कुछ चीजें अटेम्प्ट करेंगे सॉल्व करने की या डिस्कस करने की। एक तो यूनिफिकेशन है, एक आपका रिडक्शन है। तो ये डिस्कशन मैं अभी यहीं पे समाप्त करता हूं। इसका एक और डिस्कशन हम लेंगे फिजिकल वर्ल्ड का, और उसके बाद हम सवाल जवाब भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।